वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक की और टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन एंड टेंसेज। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक रहने वाला है। इंग्लिश का इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज मैनर में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स है, वो है सेंटेंस। अगर हम इसमें बात करें तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर थ्री मेन पार्ट, दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो तीन चीज़ें आपको उसमें डेफिनेटली रहेगी, बाकी चीज़ें इसके अलावा रहती है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आप क्या समझते हैं? सब्जेक्ट को आप कैसे किसी सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका पता आपको कैसे चलेगा कि कौन सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक सेंटेंस है यहाँ पे, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पता हमें अगर हमने करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। एग्जांपल है कि राम प्लेज फुटबॉल। अब इसमें आप राम प्लेज फुटबॉल में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए, जैसे ही आप इसमें या तो हु क्या पूछेंगे, अगर आप यहाँ पे पूछेंगे कि कौन खेल रहा है या व्हाट किसने किया है, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई सवाल आता है और उसका सवाल का जो जवाब होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरी वर्ब है, इस वर्ब को किसने किया है, यानी कि ये जो कार्य है ये कार्य किसने किया है। मैंने पूछा कि हु प्ले कौन खेला, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है कि राम खेला, राम ने फुटबॉल खेला, है ना। तो राम क्या बन गया हमारे पास, सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे सीधे तौर से राम क्या बन गया मेरे पास, सब्जेक्ट बन गया। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, अगर कहीं पे कोई सेंटेंस ऐसे आता है कि व्हाट किसने किया, ठीक है, तो वहाँ पर भी किसने, कौन, तो ये सभी चीज़ें का किसके लिए होगी, सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी। तो हमारे पास यहाँ पे सीधे तौर से हु प्लेज, राम प्लेज, तो राम हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। दूसरा आएगा वर्ब है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं। द एक्शन वर्ड्स यूजुअली कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी कि ये सभी ज़्यादातर समय में सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास राम आ गया, उसके बाद जो ये प्ले है ये क्या हमारे पास है, ये वर्ब है। और वर्ब का काम है जो सब्जेक्ट है उसके लिए काम देना, यानी कि काम होना, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं, यानी कि किसके लिए हुआ है ये सब चीज़ें। जो भी सब्जेक्ट ने अपना कोई एक्शन या टास्क कंप्लीट किया है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। उसका क्या है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो उस उद्देश्य को दर्शाने के लिए, उस उद्देश्य को दिखाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। द रिसीवर ऑफ द एक्शंस टू फाइंड ऑब्जेक्ट आस्क होम व्हाट, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे आप कि काम किसके लिए हुआ है। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि काम किसके लिए हुआ है, जैसे मैंने पूछा कि राम खेला, पर क्यों खेला, किसके लिए खेला, व्हाट क्या खेला उसने, फुटबॉल क्या खेला, फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल है यहाँ पे, ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट इज़ इट, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या तीन चीज़ें सीखी इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको साइड में आगे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये है हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस, एंड इस सेंटेंस में क्या चीज़ें हैं, इस सेंटेंस में आपके पास कंप्लीट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब्स दे रखा है। राजेश स्विम्स इन दी रिवर, ये लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, राजेश स्विम्स इन दी रिवर। ये जो राजेश है, ये राजेश क्या है, सब्जेक्ट है आपका, स्विम्स क्या है, ये आपकी वर्ब है, और द रिवर का क्या है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इसके एक्शंस के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है एक्शंस। रिवर क्या कर रही है, रिसीव एक्शन, और राजेश क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग एक्शन। तो यहाँ पे जो परफॉर्म करता है एक्शन परफॉर्मर होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा, और जो एक्शन रिसीवर होगा
यहाँ पे अगर हम क्या बात करें, अगर एक्शन रिसीव हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यह आपने याद रखना दोस्तों, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अब सेंटेंस समझ लिया, अब हम यहाँ पे टेंस देखेंगे। टेंस का कॉन्सेप्ट एंड वर्ब फॉर्म क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें टेंस की बात करते हैं। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शंस और इवेंट। यहाँ पे हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, टेंस। टेंस क्या है, टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, यानी कि किस समय कौन सा काम हुआ है, किस तरह से वो काम हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पास टेंसेज में पता चलती है। एंड द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। इसका जो उदय है, अगर इसका ओरिजिन है इस वर्ड्स का, टेंस का, तो दैट इज द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। एंड थ्री मेन टाइप ऑफ टेंसेस आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन ही तरह के टेंस पढ़े हमने, ठीक है। कौन से, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो दोस्तों हमारे पास 5 तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल है गो, प्ले, ईट। और पास्ट फॉर्म है, यानी कि जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, दैट इज वेंट, प्लेड, एट। ईट का क्या बन जाएगा, एट। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है, जैसे कि गो का क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन बन जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बन जाएगी, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बन जाएगी। इस तरह से आ जाएगा। एंड फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या जहाँ पर भी आपको वर्ब के साथ ING लगाना पड़े तो वो आपकी बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे हम कॉन्टिन्यूज में लिखते ही हैं, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इन्फिनेटिव, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है आपकी, इन्फिनेटिव, यानी कि 2+V1, जैसे टू गो, टू प्ले, टू ईट, ये आपकी कौन सी आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टिप दिए रहे कि जितनी भी हमने ये अभी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी और टाइप ऑफ टेंसेस पढ़े, इन्हीं के बेस पे पूरा पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। और साथ ही साथ जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पांचों फॉर्म ऑफ वर्ब पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होगी, ठीक है। और उसके अलावा इन्हीं के बेस पे पूरा का पूरा इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला टाइप ऑफ टेंसेज में हमारे पास आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब शोज एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे काम जिसमें आपको रोज़ाना, जो आप काम रोज़ कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं या आदतन कर रहे हैं, हैबिचुअल बेसिस पे कर रहे हैं। यूनिवर्सल यानी कि जो काम सार्वभौमिक है, सभी जगह एप्लीकेबल है, इक्वल रेलेवेंस से रहती है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और हिंदी में इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। और अगर कहीं पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या रहेगा आपके पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है कहीं पे, तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन S और ES का इस्तेमाल भी करेंगे। अब आप पूछेंगे कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं, तो थर्ड पर्सन आपके पास ही, शी, इट या कोई नेम आदि रहता है, ठीक है। कोई भी नेम हो सकता है। और एनी थिंग्स दैट प्लूरल, दे एट्सेट्रा कैन बी यूज्ड हियर, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब हम यहाँ पे ये S और ES की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, S एंड ES रूल्स की बात कर रहे हैं। S एंड ES एडेड टू द वर्ब ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इट शोज द एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, हैबिचुअल्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। या आप ऐसे जैसे इसमें और कौन सा लिख सकते हैं, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ हेडिंग होगी, कमेंट्री होगी, डेली जो लाइव कमेंट्री चल रही है, वो सभी एक्शंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। और इसमें हिंदी में अगर आपने इसकी पहचान करनी है तो इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, ये सभी इसके सेंटेंस के लास्ट में रहेंगे। बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है। तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और एस यूज़ किया जाएगा, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेचुरल सी बात है, यही तीन चीज़ें तो हमने अभी सीखी है फर्स्ट स्लाइड में। बट जो ये एस और ई एस है, ये सभी तरह की वर्ब के साथ यूज़ नहीं होगा। इसका रूल है, एस और ई एस इज एडेड टू द वर्ब ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब आपका जो सब्जेक्ट होगा ये कैसा होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तब जाके हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। अदरवाइज किसी भी तरह का एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पर्सन दिए है विद देयर फॉर्म। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा तो इट मीन्स द फर्स्ट पर्सन में हम कौन लेते हैं, सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है। ठीक है, सिंगुलर कौन है, आई, एंड प्लूरल वी है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सी आएगी, प्ले आ जाएगा, गो आ जाएगा। यानी कि अगर सपोज करो कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि आई प्ले क्रिकेट, या दूसरा मैंने प्लूरल के लिए लिखा वी प्ले क्रिकेट, प्लूरल के लिए क्या लिखे, वी प्ले क्रिकेट, या वी गो टू स्कूल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें सेकंड पर्सन आता है यू, सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, और यू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसी तरह का एस और ई एस नहीं लगेगा। यहाँ पर एस और ई एस नहीं लग रहा दोस्तों। ठीक है, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि थर्ड पर्सन होगा, लेकिन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ही, शी, इट, या कोई नाउन, अगर हम यहाँ पे नाउन की बात करें तो वो आपके सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे की बात कर रहे हैं, दे भी थर्ड पर्सन कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एस और ई एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा कि ये तो सिंगुलर के साथ ही लगता है। तो किसके साथ लगेगा, तो दोस्तों जो आपका एस और ई एस लगेगा वो या तो ही के साथ लगे, जैसे ही गोज, शी ईट्स, इट प्लेज, या इट रन्स। ठीक है, या नेम हो गया जैसे राम कम्स। और अगर प्लूरल आएगा तो दे प्ले ओनली, गो ओनली, इतना आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे आप समझे कि बाकी सभी के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कोई एस और एस नहीं लगेगा। ओनली एंड ओनली ही, शी, इट, या कोई नाउन होगा, नेम ऑफ पर्सन होगा, तभी जाके आपका एस और एस यूज होगा। अब ये भी आपको देखना कि एस कब होगा, ई एस कब होगा। दोस्तों एस आपका तब होगा जब जो आपका वर्ब है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। जैसे ये है प्ले है, प्ले के साथ क्या आ जाएगा, अगर हमने प्ले लिखा है कहीं पे तो इसके साथ आ जाएगा एस, क्योंकि इसका वाई कैसा है, कॉन्सोनेंट है। वाई कैसा है, इसका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या लगाएंगे, एस यूज़ करेंगे। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर हम वर्ब की बात करें, गो की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम गो की बात कर रहे हैं तो गो में जो ओ है ये क्या है, आपका वावल है। ये कैसा है आपका, ये वावल है, और वावल के साथ आप ई एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा गोज। राइट, तो इस तरह से आपने एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक आपको इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है। रूल क्या है कि अगर वर्ब का जो एंड है वो एस से, डबल एस से, ओ से, जेड है, एक्स है, सी एच है, एस एच है, एस ई है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, ई एस आएगा। क्या आएगा, ई एस आएगा। अगर आपकी वर्ब का जो एंड वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो कौन सा है, वाई है, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, आई ई एस आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा क्राई, तो क्राई का वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा क्राइस, सी आर आई ई एस, तो वाई किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आई ई एस में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट।
पहला फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये हमें पता है। और ये इंडिया के लिए भी सेम है, पाकिस्तान के लिए भी सेम है, अमेरिका के लिए भी यही है ट्रुथ। इसके अलावा इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए अलग होगा, डेवलपिंग नेशन के लिए अलग और अंडर डेवलप के लिए अलग, कुछ भी नहीं है, सेम है। सनराइज इन द ईस्ट, पूरब में उदय होता है सूर्य तो वो पूरब से ही उदय होगा। दूसरा फॉर हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो आदतन आप काम करते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ की वर्ड्स दे रहा हूँ मैं दोस्तों। जब भी सेंटेंस के अंदर आए ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरीडे, समटाइम्स, तो समझिए कि वो आपका काम हैबिचुअल एक्शन के आसपास है, यानी कि या तो वो आदतन है या रेगुलर है। तीसरा फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है जैसे आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी में, और हम बात किसकी कर रहे हैं? जुलाई की। बट ये कैसा है कि प्लान्ड है, पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। तो ऐसे फ्यूचर एक्शन जो प्लान्ड हो तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कैसा है? देखो आवर कॉलेज क्या है, ये थर्ड पर्सन में आ गया, थर्ड पर्सन कैटेगरी में आ गया। नाउन नेम ऑफ बिल्डिंग है या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो जब नाउन है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? नाउन। नाउन है थर्ड पर्सन कैटेगरी में और सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने वर्ब कौन सी लगाई? ओपन। तो इसके साथ जो एन है ये कैसा है? कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ मैंने क्या लगाया? ओनली एस लगाया, तो ये ओपन्स बन गया। क्या बन गया? ओपन्स। अदरवाइज ओपन होता, अगर प्लूरल होता, फर्स्ट पर्सन होता, सेकंड पर्सन होता। तो यहाँ पे क्या आया? आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर नेक्स्ट फोर्थ रूल है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस के अंदर क्या है? इफ़ है, व्हेन क्लॉजेस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस लिखिए। जैसे ही इफ़ ही कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। यदि वो आता है तो मैं उसे गिफ्ट देता हूँ या दूंगा। फिफ्थ है फॉर न्यूज़पेपर्स, हेडलाइन एंड स्पोर्ट्स कमेंट्रीज। जब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। जैसे थीफ एस्केप्स, ठीक है, ये न्यूज़ की हेडलाइन हो सकती है। राजू पासिस द बॉल टू शैलूजा, ठीक है, तो ये कोई एग्जांपल है, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा आप थ्रो द बॉल टू द विराट कोहली, ऐसे बोल दिया, रोहित शर्मा थ्रोज द बॉल टू द विराट कोहली। तो ऐसे सभी तरह के जो प्रेजेंट में कमेंट्री वगैरह होती है, ये सब चीज़ें आप किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको सवाल कैसा आएगा? यहाँ से जो पेपर में सवाल आएगा वह आपके लिए सीधे तौर से ये रहने वाला है कि अगर सेंटेंस दे रखा है जैसे कि राम टेल्स दैट श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो ये सेंटेंस है राम टेल्स दैट श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस आपका कैसे हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? राम टेल्स दैट श्याम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इसका रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में दे रखी है तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसलिए वो भी सेम टेंस में रहेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? शोज एन एक्शंस दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसे कार्य जो कि हम जब बातचीत कर रहे हैं तब हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। और अगर इसको हिंदी में देखें तो इसकी हिंदी में पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट में
इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सेंटेंस में से जो सबसे पहले आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इज एम आर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? इज एम आर। और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने आपको बताई कि वो आई एन जी फॉर्म में रहेगी और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इज़ की बात आती है, हेल्पिंग वर्ब इज़ किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर होना चाहिए। एम किसके साथ यूज़ होगा? आई के साथ। आर किसके साथ यूज़ होगा? वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे इसके यूजेस की बात करें कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सभी तरह के वाक्य जो कि अभी वर्तमान में हो रहे हैं, ठीक है, एक्शन हैपनिंग नाउ जो अभी हो रहे हैं, जैसे मैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं या तुम लिख रहे हो, तो ये सब प्रेजेंट में हो रहा है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में एक्शन जो लाइव एक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। दूसरे टेम्परेरी एक्शन जो कुछ समय के लिए है, जो लंबे समय के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, टेम्परेरी, जैसे सीता इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अ डे, यानी कि जैसे वो इंग्लिश सीख जाएगी फिर वो छोड़ देगी सीखना, ठीक है। सीता इज़ लर्निंग, या राम इज़ प्लेइंग, या राम इज़ प्रैक्टिसिंग योगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सभी तरह का एक्शन टेम्परेरी एक्शन है, तो इसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है प्लान्ड नियर फ्यूचर, यानी कि जो नज़दीक फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि कल वो दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शंस के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टॉपर टिप्स रहेंगे, तो ये आपने ध्यान। तो दोस्तों टॉपर टिप्स में क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे कुछ स्टेटिव वर्ब रहती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सी है, हेयर है, ये परसेप्शन में है, और थिंकिंग वाली को जो जैसे थिंकिंग होती है हमारी, है ना, तो उसमें जैसे नो, अंडरस्टैंड, पोजेशन वाली कुछ वर्ब है जैसे हैव, ओन, तो ये सभी के साथ आप आई एन जी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे इसके साथ? आई एन जी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको आई एम नोइंग यू, ये लिखना बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आई नो यू। क्या लिखेंगे आप इसमें? आई नो यू। तो स्टेटिव वर्ब्स में आप किसी तरह का आई एन जी नहीं यूज़ करते, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शो एन एक्शंस दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन द पास्ट बट हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सभी कार्य जो या तो कंप्लीट हो चुके हैं या जस्ट कंप्लीटेड हुए हैं, यानी कि अभी कंप्लीट हुए हैं, या ऐसे कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हुए बट उनका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी देखा जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पे जानते हैं। और इसकी अगर हम हिंदी में पहचान की बात करें तो इन वाक्यों में चुका है, चुकी है, या लिया है, लिए है, तो इस तरह से इनका हिंदी में पहचान किया जा सकता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाएगा। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। क्या लगेगी? वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हैज़ की बात करते हैं। हैज़ में ही, शी, इट सिंगुलर के साथ लगेगा, यानी कि जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट कैसा होगा? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ लगाएंगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है आपके पास? प्लूरल होता है, ठीक है, एक्सेप्ट आई को छोड़ के, तो आपका सेंटेंस किस में चला जाएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, ठीक है। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या राम एंड श्याम हैव, ये सभी तरह से आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। अगर यहाँ पे यूजेस की बात करें, टू शो अ कंप्लीट एक्शन, यानी कि जब हम किसी संपूर्ण कार्य को दिखाने की बात करें, जहाँ पे कार्य मतलब पूरा हो गया है, जब हमने कोई काम करना था वो कंप्लीट किया। जैसे मैंने बोला कि आई हैव टॉट यू टेंसेज, कि मैंने आपको टेंसेज पढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर पास्ट एक्शंस व्हेन द टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि पास्ट कैसे काम जिसके लिए समय का मेंशन नहीं किया गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया समय। तो एग्जांपल है हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, कि आप कभी अमेरिका गए थे या आप कभी अमेरिका रहे, तो ऐसे सभी कार्यों के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक्शन जस्ट कंप्लीटेड,
यानी कि ऐसे काम जो अभी अभी पूरे हुए। एग्जाम्पल है द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, यानी कि जो बस है वो अभी अभी पहुंच चुकी है। इसके लिए आप देखो क्या आएगा इसमें सेंटेंस में, ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के वो रहेगा आपका, जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, एवर। अगर ये सेंटेंस के अंदर कहीं पे आपको लगता है कि भाई ये इस तरह से एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस रहेगी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है, नेवर यूज पास्ट टाइम एडवर्ब। नेवर यूज पास्ट टाइम एडवर्ब्स लाइक yesterday, लास्ट नाइट, एगो विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसके साथ निकालना हमने यूज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। यूज पास्ट इंडेफिनेट इंस्टेड, मतलब कि अगर आपने कहीं पे पास्ट का दिखाना तो वहाँ पे आप पास्ट इस तरह से yesterday, लास्ट नाइट, एगो वगैरह ना लिख के उससे बेहतर है कि आप इंडेफिनेट लिख लीजिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस लिखिए। एग्जाम्पल है ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, ये लिखना बिल्कुल गलत है। आप इसको करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट, तो जाके ये सही होगा, राइट। तो अदरवाइज आप इसको लास्ट नाइट ना लिखिए, इतना सा लिखिए ही हैज़ गॉन टू जयपुर, तब जाके ये फिनिश और एक्यूरेट सेंटेंस बन जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारे पास अब नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट प्रेजेंट का जो लास्ट पार्ट है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शोज एन एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूड, यानी कि ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी चल रहे हैं, अभी भी लगातार चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाना 10 मिनट पहले शुरू किया लेकिन अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये आगे 1 घंटा और चल सकती है आपकी क्लास। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एंड इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो रहेगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, और सिंस एंड फॉर इसके साथ टाइम रेफरेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, प्लस टाइम। जैसे फॉर है पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। फॉर का मतलब है एक अवधि, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे 2 आवर्स 2 घंटे, मतलब कि मैंने बोला 12 से लेकर 2 बजे तक, तो ये क्या बन गया, एक पीरियड बन गया, ठीक है, 2 घंटे का पीरियड। लेकिन सिंस कब यूज़ किया जाए, जब एग्जैक्टली एक्यूरेट टाइम की बात करें, जैसे मैंने बोला 2 o'clock, ठीक है, तो इसकी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग बोला तो मॉर्निंग है, सिंस मंडे बोला तो ये एक पर्टिकुलर डे का टाइम हो गया। डेज का डेट का टाइम कैसे आ गया, जैसे मैंने बोला सिंस 29 जुलाई, सिंस 29 जुलाई, तो ये सब क्या है, ये पॉइंट की बात करें। लेकिन पीरियड कब आएगा, पीरियड तब आएगा दोस्तों जब हम इसमें, जैसे मैंने बोला कि 2 days, 2 years, ठीक है, 2 months, ऐसे जब हम यहाँ पे सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये आपके किसको दिखाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के। एक लंबे अवधि की बात करें ना, 2 दिन की बात करें, 2 साल की बात करें, 2 मंथ की बात करें, 2 दशक की बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगे, फॉर में आ जाएंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस और फॉर, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। वैसे फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल है 2 hours, फॉर 10 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस किसके लिए यूज़ किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए। एग्जाम्पल है सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1997, ये ईयर्स के लिए हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर डेट भी दे सकते, जैसे मैंने सिंस 29 जुलाई बोला था। और एग्जाम्पल है इसके, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours एंड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है, सुबह, एक पर्टिकुलर टाइम, बट 2 hours है। अब हमें पता नहीं कि कौन से 2 घंटे है, पर 2 घंटे लगातार 2 घंटे होगी, एक पीरियड बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, या डेफिनेशन है, वो कैसे समझ सकते हैं आप, शोज एन एक्शंस दैट वाज कंप्लीटेड एट अ डेफिनेट टाइम इन दी पास्ट, यानी कि जब हम पास्ट में या भूतकाल में कोई काम एक निश्चित समय में पूरा हुआ है उसको हम आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे
सेंटेंस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बदल जाती है, वो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या बना कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं या सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, ओनली तभी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड एंड नेवर यूज सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये लिखना होगा कि ही डिड नॉट वेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसे आ गया, करेक्ट हो गया ही डिड नॉट गो, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा डिड नॉट गो, वेंट नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म है। तब यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ही वेंट। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, ही वेंट, ही डिड वगैरह कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सिंपल कैसे आएगा, ही वेंट। ठीक है, जैसे आई एट या आई टॉट। ठीक है, टीच की जगह क्या आ जाएगा, आई टॉट। तो इस तरह से ये इसमें सेंटेंसेस आपके लिखे जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, कॉमन टाइम एडवर्ब्स जैसे येस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन 2010 एट्सेट्रा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा ही रोट। ठीक है, जैसे ही रोट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बन जाएगा ये, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है सेकंड फॉर्म आएगी। जैसी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही राइट अ लेटर, यस। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या आएगा, ये भी इंटरोगेट है, इंटरोगेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज एन एक्शंस दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट इन दी पास्ट, यानी कि किसी समय भूतकाल में या पास्ट में जो काम लगातार हो रहा था तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इसका जो पहचान है हिंदी में, इसमें हिंदी में जो सेंटेंस होगा वो रहेगा कुछ ऐसा कि जैसे वो शिमला जा रहा था, वो अपना काम कर रही थी, वे खेल रहे थे, इस तरह से इसमें रहा, रही, रहे आदि आता है, पर वो रहेगा कैसे, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। दोस्तों इसके अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो आता ही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉमन थिंग्स आप देख रहे हैं प्रीवियस जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े हैं टेंसेस के, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वॉज वर्ब आ रही है, और वर्ब की कौन सी लग रही है यहाँ पे, फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसका लास्ट में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज़ की जाएगी, आई के साथ यूज़ होगी, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर होगा तो जाके ये वर्ब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज यूज होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे वी, यू, दे या किसी प्लूरल की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ की जाएगी, जैसे वी वर गोइंग, यू वर ईटिंग, दे वर प्लेइंग। और अगर आप यहाँ पे वॉज की बात कर रहे हैं, जैसे आई वॉज कॉलिंग यू, ही वॉज डांसिंग, शी वॉज ईटिंग, या इट वॉज लाइक इट वॉज क्राइंग। ठीक है, चाइल्ड के लिए बोल सकते इट वॉज क्राइंग, तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। अब यहाँ पे मेन यूजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, एन ऑन गोइंग एक्शंस इन दी पास्ट इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टन एक्शंस, यानी कि ऐसे काम जो कि पास्ट में हो रहे थे लेकिन किसी दूसरे काम के द्वारा इंटरप्ट किए गए, जैसे व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुँचा, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, यानी कि उसकी वाइफ उस समय क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी। वाइल आई वॉज सिंगिंग, रमेश वॉज रीडिंग। तो ये मतलब इस तरह से इसमें डबल एक्शंस का मेल जोल बना रहता है। यहाँ पे समझिए आप, आई वॉज वॉचिंग TV, ये क्या है हमारे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन द फोन रैंग, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब कि इसका मतलब क्या बना कि पास्ट में कोई काम मैं कर रहा था लेकिन उसके साथ दूसरा काम भी हुआ। कि कौन सा काम हुआ, कि जब मैं फ़ोन बजा तब मैं क्या कर रहा था, TV देख रहा था। जब फ़ोन बजा तब TV देख रहा था।
तो ये मतलब कि दो साइमल्टेनियस एक्शंस हैं जो कि एक एक्शन कंटिन्यूस हो रहा था और उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया। एंड नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट। यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इट शोज विच एक्शंस हैपेंड अर्लियर। यानी कि जब दो कार्य लगातार हुए पास्ट में और उसमें भी ये दिखाना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। जिसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे पास्ट एक्शंस 1 एंड पास्ट एक्शंस 2। ठीक है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पे हैड डाइड यानी कि हमारे पास इसमें कौन सा लिख रहे हैं? हम ये पास्ट परफेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड लगाई। और उसके बाद इसमें बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये एक्शन 2 है। एक्शन 2 का मतलब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट है, डॉक्टर केम ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप दो एक्शन इस तरह से लिख रहे हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हैं, तो उसमें पहले जो एक्शन लिखा जाएगा वो आपका पास्ट परफेक्ट का होगा और लेटर ऑन जो एक्शन लिखा जाएगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्शन दैट हैपन फर्स्ट गेट्स पास्ट परफेक्ट एंड द एक्शन दैट हैपन सेकेंड गेट्स पास्ट इंडेफिनिट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense shows an actions that begins before a certain point in the past and continued up to that time। मतलब कि अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जब हम कोई काम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पास्ट में कर रहे थे और वहाँ पर वो जाके ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा काम वहाँ से कंटिन्यूड रहता है या उस वही काम कंटिन्यूड रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो लंबे समय मतलब कि लंबे समय के प्रोजेक्ट जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट वगैरह के, तो वो काम हम इसमें लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाएगा, सिंस और फॉर प्लस टाइम इसमें दिया जाएगा। जैसे इसका अगर मेन यूज़ की बात करें तो इट एम्फसाइज द ड्यूरेशंस ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम कितनी देर के लिए कितनी अवधि के लिए हुआ तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उसका पता चलता है हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। इसके एग्जांपल क्या है कि ही हैड बीन वॉचिंग TV फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब मैं पहुँचा तो वह 2 घंटे से TV देख रह चुकी थी। निशा हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock, यानी कि निशा 11 बजे से मेरा इंतज़ार कर रह चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पीरियड की बात की जा रही है। पीरियड कितना है? जैसे 11 बजे से या 2 घंटे से, ये सारा, या सुबह से शाम से, ये सब किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम और आइदर पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, थिंक ऑफ इट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बट एवरीथिंग इज शिफ्टेड इनटू पास्ट, यानी कि जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था सिमिलर ही है, बट इसमें क्या है कि फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पास्ट वाली यूज़ हो रही है। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंपल फ्यूचर। शोज एन एक्शंस दैट विल टेक प्लेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि ऐसे काम जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय में होंगे। ठीक है, अभी हुए नहीं लेकिन होंगे, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कल प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं पढ़ाना, आज मैंने टेंसेस पढ़ाया, कल मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा। अब किस समय पढ़ाऊंगा इसके बारे में मैं इसमें मेंशन नहीं करा, तो दैट इज़ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। ध्यान क्या देना? अदर वेज टू शो द फ्यूचर यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म द इंटेंशन और प्लान। अगर मैंने कहीं पे लिखा गोइंग टू, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू शिमला, या जैसे आई एम राइटिंग टू राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग, जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं आप, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। तो ये मेरी क्या है कि मेरे प्लान के बारे में बता रहा है या मेरी इंटेंशन कि मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। तो इस तरह से भी यहाँ पर फ्यूचर को दिखाया जा सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, जैसे कि वी आर मीटिंग टुडे इन दी
इवनिंग, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम शाम को मिल रहे हैं, ठीक है, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 2 पॉइंट ये भी आपने याद रखने। कौन कौन से पॉइंट याद रखने आपने? पहला रखना कि भाई अगर गोइंग टू होगा तो ये इंटेंशन या प्लान दिखाएगा, और अगर हम इसमें किसी फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका फ्यूचर होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट के इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे है ही विल राइट अ लेटर, ठीक है, और वी शैल क्लीन द हाउस। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल रूल है, पुराना रूल है विल और शैल को यूज़ करने का, तो उसमें हम शैल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं, विल बाकी सभी के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो विल इज़ कॉमनली यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट एंड शैल इज़ यूज्ड फॉर सजेशन। यानी कि जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करें, शैल वी गो, जैसे मैंने बोला कि शैल वी गो या शैल वी फिनिश दिस, कि हमें ये फिनिश करना चाहिए, तो ये सजेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि ऐसे काम जो फ्यूचर में हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट में प्रोग्रेसिव में दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? जो लगातार हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव एक्शंस हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, दिस टाइम, मतलब कि इस समय, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, आई विल बी ट्रैवलिंग टू जापान, मैं जापान घूमने जा रहा हूँ। यानी कि इस समय, अगले हफ्ते। इस समय का मतलब क्या कि मैं शाम के टाइम, अगर मैं अभी ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम के समय मैं अगले हफ्ते जापान जा रहा हूँ। तो ये क्या बता रहा है मेरे को? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता रहा है और फ्यूचर प्लानिंग भी बता रहा है, राइट। दूसरा, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एन एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, ठीक है, मतलब कि ऐसे काम जो हम फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर समय पर कंप्लीट करेंगे या कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। इसके कीवर्ड्स में क्या आएगा? कीवर्ड्स आएगा जैसे बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय 7 PM। ये सभी इसमें कीवर्ड्स के तौर पे यूज़ होंगे। एग्जांपल है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब क्या है? ये बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब कि अगली साल तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा या अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका होगा। तो ऐसे सभी वाक्यों को हम किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे दोस्तों।